Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. So let's start. Reorganization of states and States Reorganization Commission. The Constitution declared that India would be a union of states, each with each state having its own government. But the question was, on what basis should this states be formed? देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसने ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे, मतलब अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे और उनका सबका सब सभी स्टेट्स एक साथ मिलकर क्या बन रहे हैं, इंडिया बनेंगे। तो हर एक स्टेट जो है उनकी खुद की एक गवर्नमेंट होगी, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि किस बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जाए। The British had divided their Indian empire into administrative provinces. Madras, which included parts of present-day Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, and Bombay, which included regions where people spoke Marathi, Gujarati, Kannada, Konkani and other languages. In addition, there were precisely kingdoms whose subjects also spoke different languages. For example, the Nizam of Hyderabad's state where people spoke Urdu, Telugu, मराठी एंड कन्नडा। देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो ब्रिटिश थे उस वक्त पे, जब ब्रिटिशर्स थे तो उस वक्त पे उन्होंने इंडियन एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस के बेसिस पे बांटा हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहला जो है आपका मद्रास, जिसमें कि आज के पार्ट का, ठीक है, आज के इंडिया का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला शामिल है। नेक्स्ट जो था वो है आपका बॉम्बे, जिसमें भी अलग अलग बोलने वाले लोग जो थे वो वहाँ पाए जाते, जैसे कि मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी और बाकी सारे लैंग्वेजेस इस रीजन में भी पाए जाते थे। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे प्रिसाइसली किंगडम भी थे। प्रिसाइसली किंगडम मतलब कि राजा महाराजा भी वहाँ पर राज किया करते थे, ठीक है। ऐसे जो उनका राजा महाराजा का जो प्रिसाइसली किंगडम्स जो थे वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस वहाँ पर बोला करते थे। जैसे कि जो निज़ाम थे हैदराबाद स्टेट के, वहाँ के जो लोग थे वो उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो बोला करते थे। A major demand during the freedom movement was that states should be organized on the basis of the dominant regional languages. At that time, people spoke the same language who divided in different provinces, and precisely states were demanding their own state. देखिए उस वक्त पे जो मेजर डिमांड था, मतलब फ्रीडम मूवमेंट जब हो रहा था, तो उस वक्त पे ये डिमांड किया गया था कि स्टेट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा उनके रीजनल लैंग्वेजेस के बेसिस पे। उस वक्त पे जो लोग थे वो सेम लैंग्वेज, मतलब जो सेम लैंग्वेज बोलते थे वो एक साथ, मतलब एक साथ रहा करते थे अलग अलग प्रोविंसेस पे। मतलब सेम लैंग्वेज था लेकिन अलग अलग प्रोविंसेस पे रहते थे। और फिर वहीं पर जो प्रिसाइसली स्टेट्स थे जहाँ पर राजा लोग राज कर रहे हैं, वो भी अपना खुद का स्टेट जो है डिमांड कर रहे थे। 1917 In 1917, the Congress Party announced that it would reorganize the states on a linguistic basis once the country gained independence. The party had already set up its regional units on a linguistic basis. But once India gained independence in 1947, the biggest concern was to maintain the unity of the country after the trauma of bifurcation on a religious basis. This concern was reflected by the Dhar Commission set up by the Constituent Assembly in 1948 under the under the leadership of S.K. Dhar to look into the issue of linguistic states. The commission recommended that the issue should be postponed because setting up regional administrative units on a linguistic basis would only aggravate divisive tendencies and endanger national unity. 1917 में जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने अनाउंस किया कि वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूरी कंट्री को डिवाइड करेंगे और इंडिपेंडेंस के बाद में वो पूरी कंट्री को क्या करेंगे, अलग अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। जो पार्टी थी उन्होंने रीजनल यूनिट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहले ही सेटअप करके रखे थे। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो सबसे बड़ा जो कंसर्न था वहां पर वो हमारी कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखना था, क्योंकि उस वक्त पे इंडिया और पाकिस्तान बाइफ्यूरिकेशन हुआ था रिलीजियस बेसिस पे। तो यहाँ पर उस वक्त पे हमारी कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखना सबसे बड़ा कंसर्न था।
ये जो कंसर्न था वो धर कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया 1948 में, और फिर एस के धर के लीडरशिप में इस इशू को लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे मतलब देखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कमीशन थी उन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो इशू है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेट मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लोगों को और ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा, और ज़्यादा उनकी जो मतलब जो हमारी जो नेशनल यूनिटी है वो क्या होगी, एंड डेंजर में आ जाएगी। Nevertheless, people's movements were launched in many regions of the country demanding linguistic states, chief among them being the movements in Maharashtra and Andhra Pradesh. देखिए, इसके बाद में क्या हुआ, जो लोग थे लोगों ने अपना मूवमेंट लॉन्च किया अलग अलग रीजन्स में कंट्री पे अपने अपने स्टेट्स की डिमांड के लिए। जो सबसे बड़ा मतलब जो सबसे ज़्यादा जो लोग डिमांड कर रहे थे वो यहाँ पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये सारे लोग जो थे वो ज़्यादा डिमांड करने लगे थे। In 1952, Telugu speaking freedom fighter Poti Sri Ramallu undertook a fast onto death in support of the demand for a separate state of Andhra Pradesh. He died after 58 days of hunger strike. The news of his death led to large-scale violence in all the Telugu-speaking regions. With many people killed in police firings, the government was forced to concede to the demand of the people, and the new state of Andhra Pradesh was created in October 1953. With the remaining part of Madras province becoming a Tamil language state, the success of the Andhra Pradesh movement spurred other groups to pursue their linguistic agenda with great zeal. 1952 में जो तेलुगु स्पीकिंग फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपने डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए हंगर स्ट्राइक रखी। ठीक है, उन्होंने करीब 58 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद में उनकी डेथ हो गई, और जैसे ही उनकी डेथ हुई ये जो न्यूज़ थी वो पूरे तरीके से वॉयलेंस मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में लोग वॉयलेंस करने लगे तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स पे, और बहुत सारे लोग जो थे वो पुलिस फायरिंग में मारे भी गए थे। इससे गवर्नमेंट जो है वो फोर्स हो गई और लोगों की डिमांड को उनको फुलफिल करना पड़ा, और उसके बाद में फिर नया स्टेट आंध्र प्रदेश का क्रिएट किया गया अक्टूबर 1953 में। जो बाकी के जो रिमेनिंग मद्रास प्रोविंसेस थे तमिल लैंग्वेज बाकी के जो यहाँ पर मद्रास प्रोविंसेस थे वो क्या बन गए, अब तमिल लैंग्वेज स्टेट बन गए थे। आंध्र प्रदेश के मूवमेंट को सक्सेस पाता देख मतलब आंध्र प्रदेश क्या हुआ, उनके जो मूवमेंट थे वहाँ पर वो सक्सेसफुल हो गए और अपना अपना राज्य उन्होंने पा लिया। तो इसको देख के बाकी सारे जो लिंग्विस्टिक एजेंडा बाकी सारे जो लोग चाहते थे कि उनका खुद का राज्य मिले वो भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब अपना मूवमेंट को करने लगे। Reorganizing states on a linguistic basis was not an easy task. In many regions, several languages were spoken, so it was difficult to demarcate where an area speaking one language ended and where an area speaking another language began. There was also the question of the status of minority language on a linguistic state. In addition, cities like Madras, currently Chennai, and Bombay, currently Mumbai, had residents speaking many different languages, and major investment made by industrialists from other regions. Which state should these cities belong to, or should they be created as separate city states? देखिए, जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि हर एक थोड़े थोड़े दूर में क्या होता है लोगों की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। तो ये तय करना कि कहाँ पर लोग किस लैंग्वेज को कहते हैं, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर ख़त्म होती है और फिर कौन सी लैंग्वेज वहाँ से स्टार्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया था। अब यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं उनके स्टेटस के ऊपर भी क्वेश्चंस उठने लगे थे। इसके अलावा जो मद्रास है जो कि आज का चेन्नई है, और फिर बॉम्बे है जो कि मुंबई कहा जाता है आज के टाइम पे, वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे, और साथ में वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहते थे क्योंकि वहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ करता था इन सारे रीजन्स पे। तो ऐसे लोगों को कौन सी सिटीज़ मतलब ये जो सिटी है वो कौन से स्टेट पे जाएगी, या फिर इन सिटी को खुद का एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। दैट वॉज नॉट ऑल। A large part of the country had so-called Hindi-speaking people who actually spoke Chhattisgarhi, Bundeli, Bhojpuri, Awadhi, Haryanvi, Marwari, and a host of other regional languages. Should each regional language area be carved out into a separate state?
what should be done with Adivasi regions like Jharkhand? This were all continuous questions that subsequently give rise to many regional movements. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था उस वक्त पे, बहुत सारे ऐसे मतलब जो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जहाँ पर लोग हिंदी हिंदी भी बोला करते थे, ज़्यादातर हिंदी था उनका लैंग्वेज, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, इस तरीके के लैंग्वेज लोग कहा करते थे। अब अगर हर रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा तो वहाँ पर मतलब कैसे उन सारे लैंग्वेजेस के बेसिस पे सेपरेट स्टेट, इतने सारे स्टेट्स हो जाएंगे, ठीक है, पहला। और दूसरा ये कि जो आदिवासी रीजन है झारखंड में, जो आदिवासी लोग रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन जो थे वो बहुत उठ रहे थे उस वक्त पे। अब देखिए, द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन टू लुक इनटू ऑल दिस डिमांड्स एंड गिव इट्स रिकमेंडेशंस। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955. Its recommendations were broadly accepted and formed the basis of reorganizing the states. So eventually, the Indian states were created on a linguistic basis. Fortunately, the country did not break up after their formation, as many Congress leaders were feared. On the contrary, it strengthened national unity because now people speaking the same language found a place for themselves where they are respected and where their language and culture could be developed. देखिए, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई और उसके बाद में फिर सारी डिमांड्स जो है और रिकमेंडेशन जो है वो उन कमीशन को बता दी। जो कमीशन ने उन्हें 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उनके जितने भी रिकमेंडेशंस थे सभी को एक्सेप्ट किया गया और स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। इवेंचुअली जो इंडियन स्टेट्स थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही डिवाइड हुए। फॉर्चुनेटली जो हमारी कंट्री थी वो इस मतलब ये फॉर्मेशन के बाद में, ठीक है, ये पूरे फॉर्मेशन के बाद में, लिंग्विस्टिक बेसिस के स्टेट के फॉर्मेशन के बाद में उनकी जो यूनिटी थी वो और टूटी नहीं बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो गई थी, क्योंकि लोगों को सेम लैंग्वेज मतलब आसपास में जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल गए थे, जो कि उनको उनकी रेस्पेक्ट करेंगे और साथ में उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है वो भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे में जो इंडिया है, जो स्टेट्स थे उस वक्त पे वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। 1961 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्टेट्स जो थे उस वक्त पे बने थे। आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस तरीके से ये सारे स्टेट्स जो हैं वो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे प्लान्ड डेवलपमेंट से। आपका आज के लिए इतना ही। थैंक यू।